मी एक खुलासा करू इच्छितो की प्रस्तावनामध्ये जे आपले मित्र आहेत त्यांनी सांगितलं, छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, फुले शाहू, जे लोक त्यांचं नाव घेऊन राजनीती करतात त्यांच्यापेक्षा जास्त आदर या महापुरुषांचा मी करतो. आणि माझा विरोध कोणा एका नावासाठी नाही आहे, पण हे नाव घेऊन आज देशामध्ये फक्त त्या नावाचा राजनीती ज्या प्रकारे करण्यात येत आहे त्याचा मी विरोध करतो. आणि मला ते अधिकार आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान दिलेलं आहे त्या संविधानाचा उपयोग करून मी त्याचा विरोध करतो. आज सकाळी जेव्हा या कार्यक्रमामध्ये यायचं होतं, झहीरुद्दीन साहेब आले होते. मी घराच्या बाहेर आल्यानंतर मी बघितलं की झहीर भाई उभे आहेत आणि एक दामिनी पथक जे पोलिसांचं पथक आहे त्यांची एक व्हॅन उभी होती, महिला पोलीसवाले उभे होते. मी विचारलं की हे गाडी कशासाठी, तर एक महिला आहे जिच्या परिवारातले कोणी नातेवाईकांनी त्याला मारले आणि ती माझ्याकडे आली. मग माझ्या स्टाफने दामिनी पथकला बोलवले. पुढे आलो तर माझ्या ऑफिसच्या समोर, कलेक्टर ऑफिसच्या समोर कमीत कमी एक 100-150 आशा वर्कर्सचे जे महिला आहेत ते माझ्या ऑफिस समोर उभे होते. मग पुढे आलो. आपल्याकडे बोलण्याचा अर्थ हे आहे की ती महिला जेव्हा तिला मारहाण झाली ती पोलिसाकडे पहिले का नाही गेली, ती माझ्याकडे का आली, तर तिला विश्वास आहे की पोलिसांकडे गेले तर तिला विश्वास न्याय मिळणार नाही मिळणार. आज 100-150 जे आशा वर्कर्सची महिला तिथे उभे आहेत त्यांनाही विश्वास आहे की कोणीतरी आमच्या बाजूने, लोकसभा असू द्या किंवा वेगळ्या प्लॅटफॉर्म असू द्या, तो लोगों का जो विश्वास है, लोगों का जो भरोसा है, 2014 से लेकर 2024 आ गया. इन 10 सालों के अंदर मैंने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, क्या करना चाहिए था, ये सब आज सोशल मीडिया के जरिए आप देखते हैं. भाषण लोकसभा के अंदर होता है तो तुरंत आपके पास भी वो भाषण आप अपने मोबाइल के ऊपर देख सकते हैं. ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है. इसीलिए आज मैं जब गाँव के अंदर जाता था तो 2019 के अंदर लोग मेरा नाम भी सही तरीके से बोल नहीं पाते थे. जो गांव के लोग रहते थे, महिला रहती थी, शेतकरी, किसान, ये लोग मेरा नाम भी सही तरीके से, आज जब मैं वहीं गांव के अंदर जाता हूँ तो सबसे पहले वो मुझे बोलते हैं की जलील साहेब तुमचं भाषण आम्ही ऐकलं, बघितलं आम्ही व्हॉट्सअपवर, फेसबुक पेजवर. माझा एक संबंध आपल्या तांत्रिक कामगार संघटना, मला असं वाटतं की 30-35 वर्ष झाले असेल. मी पत्रकार होतो लोकमतला आणि सगळ्यात जास्त चांगल्या रीतीने कोणी प्रसिद्धी पत्रक, प्रेस रिलीज आणायचे थे झहीरुद्दीन साहब. तो झहीरुद्दीन साहब जब ऑफिस के अंदर आते थे तो जितने भी रिपोर्टर्स थे हम इंतजार में रहते थे कि वो प्रेस रिलीज हमारे हाथ में लग जाए करके, क्योंकि हमको उसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती थी, वैसे के वैसे छाप देते थे. 2016 के अंदर मैं भी झहीर भाई के रिटायरमेंट के कार्यक्रम के अंदर मौजूद था. और एक ऐसी सोच होती है कि आदमी रिटायरमेंट जब हो जाता है उसका, तो वो अपने आप को बूढ़ा महसूस करने लगता है कि अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, अब क्या काम करूँगा. ये वाहिद एक ऐसा शख्स है कि जो रिटायरमेंट के 8 साल के बाद और जवान होते जा रहे हैं और एक्टिव होते जा रहे हैं. और ये कला मैं समझता हूँ कि झहीर भाई ने मुझे भी सिखाना चाहिए, क्योंकि 10 साल के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा थक गया हूँ. इतने सारे लोगों के मसले, इतने सारे लोगों के विषय लेकर, और जिस तरह की आज राजनीति से मैं गुजर रहा हूँ,
कि जहाँ जहाँ मुझे रोकने की कोशिश की जाती है कि मेरे पास फंड्स नहीं आना चाहिए, अगर फंड नहीं आया तो मैं काम नहीं करूँगा तो लोगों की नाराज़गी रहेगी, तो दोबारा अगर मैं खड़े रहा तो लोग तो मुझे वोट नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी पैसे कहाँ से और कैसे निकालना है, ये कला मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। तो जितना काम मैं समझता हूँ कि पिछले 5 साल में एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका खासदार इस हैसियत से मैंने किया है, आगे मुझे पता नहीं है कि क्या होगा करके, लेकिन मुझे खुशी इस बात की रहेगी कि जब आप जालना रोड से गुजरेंगे वहाँ पे और देखेंगे कि एक 400 बेड का हॉस्पिटल वहाँ पर बनकर खड़ा हुआ है, तो उस वक्त आपको ये एहसास होगा और शायद हो सकता है कि आपके बच्चे आज से 10-20 साल बाद ये कहेंगे कि हमारे जिले का एक खासदार था, उसको ये 400 बेड का हॉस्पिटल बनाया। मैं आज कितने सारे केसेस में अदालत के अंदर मैं खुद लड़ रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के साथ जो नाइंसाफी होती है, आज हर जगह पे हर सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स लगाया जा रहा है, परमानेंट किसी को भी नहीं लिया जा रहा है। ठेकेदार अधिकारी दोनों की मिली भगत से ना उनका पीएफ जमा होता है, ना ईएसआईसी जमा होता है, पगार मिलती है नहीं मिलती है। कोई मांगने के लिए गए, ठेकेदार कहता है कि कल से आना नहीं, अधिकारी के पास जाओ तो अधिकारी कहता है कि तेरा नाम तो हमारे पास है ही नहीं। तो ऐसे हालात के अंदर ये जो कामगार हैं, इनके खिलाफ, इनके साथ कौन खड़े रहेगा? मैंने पूरे अपने जिले के जितने भी सरकारी अधिकारी, आपका खुद का भी MSCDCL का भी ऑफिस, पूरी जानकारी हासिल किया कि कितने कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, किसका पीएफ जमा होता है, किसका नहीं जमा होता है। तो ये जब पूरे मुद्दे मेरे सामने आए, मैंने औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, इसी उच्च न्यायालय के अंदर मैंने एक रिट पिटीशन फाइल किया, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया और मैंने पूरे आंकड़े समेत बताया कि महानगर पालिका के अंदर 1200 कर्मचारियों में से कितने लोगों के पीएफ जमा किए जाते हैं, ईएसआईसी का पैसा जो उनका अधिकार है वो जमा कराया जाता है या नहीं जाता है। ये देने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि वहां के अधिकारी भी उस ठेकेदार के साथ पार्टनर बने हुए हैं। जब महीने का 6 करोड़ रुपए का बिल निकलता है उनके पगार का, तो कितना किसके हिस्से में जाता है ये भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और दुर्भाग्यवश ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ अधिकारियों के पास ही नहीं जाता है, इस जिले के, इस शहर के लोक प्रतिनिधियों के पास भी वो हिस्सा जाता है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती है कि मेहनत के मजदूर करेगा, ये कामगार करेगा और दलाली कोई और खाएगा। जिस दिन मैंने हाई कोर्ट के अंदर ये PIL फाइल किया है, उसके तीसरे दिन पीएफ ऑफिस में कुछ ठेकेदार के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया, सिर्फ उस PIL के डर की वजह से कि अगर हमने कार्रवाई नहीं करी तो ये खासदार हमको कल के दिन अदालत के अंदर खड़ा करेगा। घाटी का हो, ग्रामीण इलाके के सरकारी अस्पताल हो, मैं लॉ की डिग्री नहीं लिया हूँ, मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद पिछले 1.5 साल से मैं वकील बनकर अदालत, हाई कोर्ट के अंदर मैं खुद खड़े रहता हूँ लड़ने के लिए कि यहाँ पर ये अस्पताल के अंदर ये डॉक्टर नहीं है, ये नर्सेज नहीं है। और आज उसका नतीजा ये हुआ है कि मेडिकल के जितने महाराष्ट्र के अंदर हॉस्पिटल्स है, सरकारी अस्पताल है, उनके लिए जब पोस्ट भरने का एडवर्टाइजमेंट निकला, पूरे महाराष्ट्र के अंदर 10,500 पोस्ट जब निकले, तो उस सर्कुलर के ऊपर, उस नोटिफिकेशन के ऊपर लिखा था कि PIL नंबर 47/2001 सैयद इम्तियाज जलील वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के इस आदेश की वजह से आपको इस बात का तो अभिमान होना चाहिए
कि वो 10,500 लोग जब नौकरियों के ऊपर लगेंगे, शायद वो रिटायरमेंट तक ये याद रखेंगे कि औरंगाबाद जिले का एक खासदार था जिसकी वजह से हमें नौकरी लगी है। तो जितना मैं कर सकता हूँ उतना किया हूँ। ज़हीर भाई ने जैसे ही मुझे बताया कि आपका एक कार्यक्रम वहाँ पे ठाणे के अंदर लेना है और मुख्यमंत्री साहब का वक्त चाहिए, उन्होंने एक लेटर दिया। मैंने वो लेटर की अभी इमीडिएट तस्वीर निकाला, फोटो खींचा उसकी और मेरे सहयोगी श्रीकांत शिंदे साहब को भेजा, सीएम साहब के जो पीएस है खतगांवकर साहब उनको भेजा। तो मुझे यकीन है कि आपको वो वक्त जरूर मिलेगा। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ ज़हीर भाई, आपने कहा कि मेरे दोस्त है, वो अच्छे हैं तो दोस्त है, लेकिन जहाँ ठोकना है वहाँ पर ठोकता हूँ मैं, किसी को फिर छोड़ता नहीं। तो लोग परेशान रहते हैं कि यार के साथ में भी रहता है लेकिन जब ठोकना रहता है तो ठोक देता है। तो ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि लोगों ने मुझे चुनकर इसी बात के लिए दिया है कि आप सच की आवाज़ बनो। आप जो मजबूर है, जो जिनकी आवाज़ कभी वहाँ तक पहुँचती नहीं, आज वो आवाज़ पहुँचा रहे हैं। आपको कितने सारे लोगों ने बताया होगा 2014 के अंदर जब मैं आमदार बना, ये तो एमआईएम का आमदार है। 2019 के अंदर फिर वही नारा लगाया गया कि हे पाहिजे का दे पाहिजे, हेरवा पाहिजे का भगवा पाहिजे, खान पाहिजे का पान पाहिजे। देखिए, राजनीति ऐसी होनी चाहिए, जब चुनाव आता है तो आपका एक राजनीतिक पक्ष होना चाहिए। कोई गलत बात नहीं है, लोकतंत्र इसी से बना हुआ है। लेकिन जब चुनकर आ जाता है कोई भी आमदार और कोई भी खासदार, तब ना तो उसका पक्ष रहना चाहिए, ना उसकी जात रहनी चाहिए, ना उसका कोई धर्म रहना चाहिए। आज कभी सोचा है आपने इसी जिले के एक गांव के अंदर जब बहुत सारे गांव वाले मेरे पास आए, बड़े बुजुर्ग लोग थे गांव के, और वो मेरे पास जब आए तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। मैं समझ गया कि ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा झिझक रहे हैं बोलने के लिए। मैंने उनको बताया कि आप बताइए, मैं आपका खासदार हूँ, आपका क्या है। तो उन्होंने मुझसे ये मांग की कि हमें हमारे गांव के अंदर राम मंदिर बनाना है और राम मंदिर बनाने के लिए आपके खासदार निधि के अंदर से हमें फंड चाहिए। शायद वो ये सोच कर आए थे कि हम बोलने के लिए तो जाएंगे लेकिन उनका काम नहीं होगा। मैंने कहा कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा आपका है। और आज का दिन नोट कर लीजिएगा, एग्जैक्ट 15 दिन के अंदर आपके काम की शुरुआत होगी। फंड नहीं सेंक्शन होंगे, आपके काम की शुरुआत होगी। तो आज क्यों है सारे, मैंने कभी भी ये नहीं देखा है काम करते वक्त। अगर मैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लड़ रहा था तो मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा था, मैं क्रीड़ा विद्यापीठ के लिए इसलिए लड़ रहा था कि हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा मौका मिले। मैं ग्राउंड्स के लिए, गार्डन्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए अगर लड़ता हूँ तो सबके लिए लड़ता हूँ। और शायद यही बात है, यही वजह है कि 2014 से 2019 का आपने काम देखा था। तो 2019 के अंदर सोचा कि नहीं, आदमी इतना बुरा नहीं है जितना बताया गया, चलो दे देते हैं। अब 2024 का पता नहीं है कि क्या होगा करके। अगर रिटायर भी हो गया तो ज़हीर भाई के साथ ज्वाइन हो जाऊंगा और ज़हीर भाई के साथ काम करूँगा। आप लोगों के जो भी मुद्दे हैं, मसाइल है, पेंशन का एक बड़ा इशू है, आपका वेज बोर्ड का एक बड़ा इशू है, यकीनन जो आप ठाणे के अंदर जो अधिवेशन लेना चाह रहे हैं आपका, उसमें अगर वो लोकसभा के अधिवेशन के साथ क्लैश नहीं होगा तो मैं भी उसके अंदर यकीनन आऊँगा। आपके जो भी मुद्दे जो आप एक लेवल तक उठा सकते। दूसरी बात ये देखिए, आप लोग महानगर पालिका की आँख, नाक, कान, सारी ताकत आप लोग थे। MSCDCL के करोड़ों रुपए का फंड आ रहा है। अभी जो नई स्कीम आई है उसमें 3,500 करोड़ रुपए, बहुत बड़ा पैसा है ये। 3,500 करोड़ रुपया एक स्कीम के लिए आना, सिर्फ एक जिले के लिए। आप सोचिए, आप मेरी मदद ये करिए, क्योंकि जिस मकसद से आपने ये संगठन बनाए हैं कि आप मेहनत करें, लोगों की शिकायतें दूर करें,
जहां से शिकायत आए उससे दूर करें। 3,500 करोड़ रुपए एक तरफ आ जाते हैं, ऊपर का ऊपर ही है तो टेंडर निकाल लिया गया है। किसी लोक प्रतिनिधि से ये पूछा नहीं गया, किसी से भी नहीं कि साहब मेरे जिले के अंदर कौन से काम है, कौन से लोग शिकायत लेकर आते हैं, क्या काम करना चाहिए करिए। मैंने कलेक्टर ऑफिस की मीटिंग के अंदर ये किया कि क्यों 3,500 करोड़ रुपए जब केंद्र सरकार से हम लेकर आ रहे हैं तो कम से कम हमसे पूछ लेते कि इस गांव के अंदर, इस तालुके के अंदर ये शिकायतें आती है, इसको दूर किया जाए। खामोशी में एक अधिकारी ने कह दिया कि नहीं साहब ये सब ऊपर का मामला रहता है। पैसा किसका है? अपने ही जिले के ऊपर खर्च होना है। जितना मेरे पास आता है जानकारी, वो जानकारी अगर आप मुझे और देते रहते तो इन सबको ठीक करके रखें। 3,500 करोड़ रुपए एक तरफ आ रहा है और जो हमारी डीपीडीसी की मीटिंग होती है, उस डीपीडीसी मीटिंग के अंदर है तो ये लड़ाई की जा रही है कि हमको डीपीडीसी मीटिंग के अंदर से 40 करोड़ रुपए दिया जाए। मैंने उसी मीटिंग के अंदर इस बात का विरोध किया कि तुम पहले 3,500 करोड़ रुपए का हिसाब बताओ, कहाँ खर्च करने वाले हैं। फिर जिले के जो 40 करोड़ रुपए की तो मांग कर रहे थे। आपको ये मालूम है क्या होता है, कहाँ जाता है। थोड़ी मदद मेरी कर दीजिएगा, आप भी मजबूत हो जाएंगे। और आप लोगों को जो भाग भाग के जाना पड़ता है, आप लोगों को सामना करना पड़ता है। पब्लिक का सामना जो है कोई अधिकारी नहीं करता, कोई मंत्री नहीं करता है, कोई लोक प्रतिनिधि नहीं करता है। लोगों का गुस्सा आपके ऊपर उठता है। अगर आप थोड़ी मदद करेंगे, बताओ मुझे कि कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, और फिर देखिएगा इम्तियाज जलील के जलवे कैसे रहते हैं। ये हम सबको मिलकर करने की जरूरत है। और सिर्फ एक विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक विभाग के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, कितने सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर, कितने सारे। आज मुझे खुशी इस बात की है कि हजारों जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का पीएफ का पैसा शुरू हुआ है, तो पीएफ के कमिश्नर ने मुझसे कहा है कि सर सिर्फ आपके डर की वजह से आज कॉन्ट्रैक्टर आता है और कहता है कि ये लो ये कामगार का पीएफ का पैसा लो हमारे पास। वरना कितने सालों से ये पैसा बंद पड़ा हुआ। बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो और लड़ेंगे और भिड़ेंगे। आप लोगों के जितने भी मसले हैं उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से जाते जाते मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरी मजबूरी थी कि मैं जिस वक्त के ऊपर आना चाहिए उस वक्त पे नहीं पहुँच सका। उसमें मैं भी आपके परिवार का सदस्य रहे तो मुझ पर ज़्यादा नाराज मत होइए। मैं और भी आते रहूँगा, बार बार आते रहूँगा। नहीं भी जुड़कर आया तो मैंने कहा है कि जहीर भाई ने कहा है मुझसे मेरे साथ जुड़ जाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद। महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटनेच्या वतीने या आपल्या शहराचे लोकप्रिय खासदार सय्यद इम्तियाज जलील साहेब यांचा सत्कार सोहळा आज आपल्या संस्था कार्यालयामध्ये आयोजित केला होता। तांत्रिक कामगार सहकारी पतसंस्था मर्यादित मराठवाडा या संस्थेचं 23-28चं निवडणूक बिनविरोध अविरोध झालं आणि पदाधिकाऱ्यांचीही अविरोध निवड झाली। त्यांचा सत्कार समारंभ माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये आणि आमच्या संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष भाऊसाहेब भाकरे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व केंद्रीय कार्यकारिणीचे सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये हा एक कार्यक्रमाचा सोहळा आयोजित केला होता। आणि या कार्यक्रमाचा सोहळा आयोजित करण्याचा उद्देश हे होता की माननीय खासदार महोदय हे आपल्या काही अतिव्यस्त कार्यक्रमामुळे सर्वसाधारण सभेमध्ये उपस्थित राहिले नव्हते। त्यांचा सत्कार आणि नवनिर्वाचित संचालकांचा सत्कार करावं यासाठी आज त्यांना निमंत्रित केलं। ते आलं आणि संघटनेचं जे प्रश्न आहे जे की महत्त्वाचं होतं पेन्शनवर बोलावं आणि माननीय खासदार महोदयांनी पेन्शनवर सुद्धा लक्ष वेधलं आणि त्यांनीही सांगितलं की लोकसभेमध्ये मी अनेक वेळा हा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे आणि महाराष्ट्र शासनाकडे सुद्धा हे प्रश्न उपस्थित करो। आणि महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटनेचा 26वा महाधिवेशन हे ठाणे येथे आयोजित आहे। त्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि
त्यांचे चिरंजीव खासदार श्रीकांत शिंदे साहेब यांची उपस्थिती आणि सदा इम्तियाज जलील साहेबांची उपस्थिती लाभणार आहे आणि ते तसं शिफारस माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना केलेली आहे. लवकरच महाधिवेशनाची तारीख जाहीर होईल आणि या तारखेनंतर महाराष्ट्रातील तमाम तांत्रिक कामगार बांधव ज्यांची उत्सुकता आहे, कारण आज महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदे साहेबांचं गतिमान सरकारचं लक्ष पूर्ण महाराष्ट्राकडे आहे आणि 1,20,000 कर्मचाऱ्यांचं जो पगारवाढ 23-28चं थकीत आहे, यासाठी संघटनेने 40% पगारवाढ मागितलेली आहे. त्या स्वतंत्र वेतन श्रेणीचा मुद्दा प्रामुख्याने आहे. अलाउन्सेस 300%चा आहे. अनॉमलीचा जो प्रश्न आहे की ज्या अनेक वर्षापासून 3 पगारवाढपासून अनॉमलीज जी आहे ती अनॉमली दूर झाली नाही, ती अनॉमली पगारवाढ कराराच्या पूर्वी दूर व्हावी अशी मागणी केलेली आहे. आणि यासाठी आज जे काही संस्थेचे सर्व नरवाची संचालक आणि या शहरातील तांत्रिक कामगारांची उपस्थिती लाभली, त्याबद्दल संघटनेच्या वतीने केंद्रीय तर्फे त्यांना धन्यवाद देतो.